नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गजब राजनीति है, गजब खेल है। आखिर बिहार में जो कुछ हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा? अमित शाह इतनी बड़ी गलती कर गए कि पूरा एनडीए का रायता ही बिखर गया। पहले कहा कि बाद में विधायक तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री, और फिर नीतीश कुमार समझ गए कि मुझे किनारे करने की चाल है। लगने लगा नीतीश ऐन मौके पे फिर पलटी ना मार दे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री ना बना दे। अभय दुबे जी ने बिहार की राजनीति का बहुत सटीक विश्लेषण किया है। ले चलता हूं आपको। बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या क्या होगा, आपको जानना जरूरी है। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। पहले 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। 24 घंटे पहले ही हम लोगों ने चर्चा करी थी कि क्या अमित शाह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस तरह का बयान देके कि विधायक दल की बैठक तय होगी, विधायक दल के नेता तय, विधायक तय करेंगे कौन होगा नेता। और अब अमित शाह पलटी मार गए कि दिल्ली में मोदी और बिहार में नीतीश की कुर्सी तय है। दिल्ली में पीएम, बिहार में सीएम। इसका मतलब है कि कोई डर है, कोई बेचैनी है, जो समझ में आ रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये कहीं ना कहीं जो बिहार में ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी से, एनडीए से छिटक रहा है। और जो जेडीयू का एक मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, तो नीतीश का बड़ा वोट बैंक तेजस्वी की तरफ जाता हुआ दिखने लगा है या चर्चा होने लगी है। क्या यही डर है कि अब अमित शाह को पलटी मारनी पड़ी ठीक चुनाव से पहले? कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के, और चुनाव से पहले ये पलटी मारना क्या दिखा रहा है कि बहुत डर पैदा हो गया है अमित शाह को? इस रणनीति का, इस राजनीति का कारण क्या है? नहीं, आपका विश्लेषण ठीक है संजय जी। अ, शुरू में भारतीय जनता पार्टी की योजना थी कि किस तरीके से बिना नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर नामजद किए हुए चुनाव लड़ा जाए, और इसके लिए उन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया। वो दुतरफा चाल भी चली, जिसका हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि वो शीर्ष नेतृत्व तो ये कहता रहेगा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री बाद में चुना जाएगा। लेकिन नीचे के लोगों से ये कहलवाया गया, जैसे कि सम्राट चौधरी से कहलवाया गया कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये समझ में आ गया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो घोषणा पत्र महागठबंधन ने पेश किया है उसका पूरा फोकस ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को, क्लास का वोट वोट में सेंध लगाना है। पूरा फोकस उसी के ऊपर है। और ये भी समझ में आ गया भाजपा के रणनीतिकारों को कि अगर ये फोकस कामयाब हो गया और केवल 20 से 25% ईबीसी वोट भी महागठबंधन की तरफ चले गए तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुपड़ा साफ? अभी जब बिहार के अंदर, जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, तो उन्होंने एक कास्ट सर्वे कराया था, और उस सर्वे में निकल कर आया था कि प्रदेश में ईबीसी की जो संख्या है वो 35% के आसपास है। यादवों की संख्या 14.25% है, 14.25% है। मुसलमानों की संख्या 17% है। तो 17% धन 14%, यानी पूरा 31% वोट जो है वो निष्ठापूर्वक पहले से ही महागठबंधन के साथ है, चुनाव दर चुनाव। वो लोग कहीं कहा, जैसे सीमांचल के इलाकों में कुछ वोट पिछली बार ओवैसी ने काट लिए थे, मतलब इस प्रकार के अगर कुछ बातें हो जाएं उसको छोड़ के बाकी पूरे बिहार में ये वोट छिटकता नहीं है। कुछ खास परिस्थितियों में ही वोट उनके उनसे हटता है, और जब टक्कर कड़ी होती है तब तो फिर और भी ज्यादा उनके उनके साथ जम के रहता है। अब 31% निष्ठावान वोटरों में मुश्किल से 10 या 15% वोट ही तो जुड़ने हैं इसके अंदर, और क्या जुड़ने हैं। फिर उन्होंने मुकेश सैनी के चेहरे को घोषित कर दिया उप मुख्यमंत्री के तौर पर। साथ में ये भी कह दिया कि हम 2 उप मुख्यमंत्री और बनाएंगे। ये हिंट भी दे दिया कि हम, एक उसमें मुसलमान हो सकता है, एक उसमें दलित हो सकता है। तो ये जिस तरीके से पूरी प्लेट सजाई महागठबंधन ने अपनी, हालांकि महागठबंधन से काफी गलतियां भी हुई हैं। महागठबंधन से टिकटों के बंटवारे में काफी खींचतान हुई है। इतनी खींचतान हुई है कि इस वक्त भी 12 सीटों के ऊपर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये एक हकीकत है। उन्होंने अभी विड्रॉ नहीं किया है, आगे हो सकता कर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये समस्या है। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद भी महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के जरिए, और राहुल गांधी ने बड़ी तत्परता से तेजस्वी यादव का नाम जिस तरह घोषित करवाया, सहनी का नाम घोषित करवाया, उससे लगने लगा है कि उन्होंने रिकवरी कर ली है।
और ये चीज बिल्कुल साफ तौर पे भाजपा की समझ में आ गया कि अगर नीतीश कुमार बुझे बुझे से रहे, नीतीश कुमार दुखी रहे, तो उनके उनके प्रति हमदर्दी रखने वाला वोट भाजपा के उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। और जब वोटों का ट्रांसफर गठजोड़ के अंदर ठीक तरीके से नहीं होता है, तो उस गठजोड़ के लिए बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। उनकी ये भी समझ में आ गया कि अगर ये छवि चली गई जनता के बीच में, वोटरों के बीच में छवि चली गई कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो कमजोर जातियों के वोट भाजपा से, एनडीए से फ्रंट हो जाएंगे। उसका एक सीधा कारण है, वो कारण मैं साफ कर देना चाहता हूं। देश के दूसरे हिस्सों में जो भी हो, बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर ही नहीं, पूरी तरीके से ऊंची जातियों की पार्टी है। भाजपा के हिस्से में जितने भी टिकट आए हैं इस बार, उसमें से 49% टिकट भाजपा ने ऊंची जातियों को दिए। ऊंची जातियां कौन सी? ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और वैश्य, ये 5 ऊंची जातियों की पार्टी है भाजपा। वो अभी भी कमजोर जातियों के वोटों की गोलबंदी करने की जिम्मेदारी उसने नीतीश कुमार को दे रखी है, उसने जीतन मांझी को दे रखी है, उसने चिराग पासवान को दे रखी है। तो भाजपा बिहार में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत पार्टी है। तो अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा की ये राजनीति लोगों के तक पहुंच गई, तब तो फिर ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत ही भाजपा को वोट देंगे और कोई वोट नहीं देगा। सारे वोट फ्रंट हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए अंततः भाजपा को ये करना पड़ा जो उसके बारे में अभी आपने बताया। तो ये उनके लिए मजबूरी थी। मैं तो सोच ही रहा था कि भाजपा ये जो दांव खेल रही है, ये दांव कितनी देर तक खेलेगी, क्योंकि अंततः तो, क्योंकि खास बात यह है कि अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, खुलकर अति पिछड़े वोटों के लिए दांव मार रहा है। राहुल गांधी का सलाह मशवरा उसके पीछे है। राहुल गांधी ने समझाया है कि भाई ऐसा कीजिए। और भाजपा ये भी जानती है कि अगर बिहार में इनका दांव सफल हो गया, तो ये दांव फिर उत्तर प्रदेश में भी खेला जाएगा। वहां पीडीए बिल्कुल बन जाएगा उत्तर प्रदेश में, फिर पीडीए बनने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। और बिहार और उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गए तो 2029 समझ लीजिए चुनाव होने से पहले ही हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अभी भी मैं ये मानता हूं कि इस घोषणा के बावजूद, मैंने ये कल कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि भाजपा के लिए बेहतर यही होता कि वो नीतीश कुमार को अभी मुख्यमंत्री बनाने का वायदा कर देते, और बाद में अगर नीतीश की सीटें कम आती, भाजपा की सीटें बहुत जाती, तो बहुत होती, तो उनसे नीतीश से कहते कि भाई अब आप आराम कीजिए, अब हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक मर्यादा यही है, जिसकी ज्यादा सीटें हैं उसी का नेता होना चाहिए विधायक दल का। ये कल मैंने कहा था आपसे। लेकिन आज वो बात हो गई। मैं अभी भी मानता हूं कि इसके बावजूद भी भाजपा आखिर में घूम सकती है, आखिर में वो पलट सकती है भाजपा। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश के कितने लोग जीतते हैं और भाजपा के कितने लोग जीतते हैं। अब नीतीश कुमार को क्या करना है? नीतीश कुमार को सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना है। दो चीजें हैं अभय जी, एक तो या तो अच्छा अपना परफॉर्मेंस करके दिखाना है, या भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ना है। और जो बिहार की राजनीति को लोग बहुत दिनों से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि लालू और नीतीश के बीच ये अघोषित समझौता है कि हम एक दूसरे का कितना भी विरोध करेंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी को पैर नहीं जमाने देना है बिहार में। तो ये जो समझौता है, लोग कह रहे हैं कि अभी भी नीतीश के करीबी लोग लालू कैंप के संपर्क में हैं कि जो सीटों पे बीजेपी लड़ रही है वहां पे तिकड़ में की जाए, चाहे भली तेजस्वी की सीटें जीतें, लेकिन बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। और नीतीश की राजनीति को भी यही सूट करता है कि उनका परफॉर्मेंस, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी से बेहतर है, एक प्रत्याशी ज्यादा जीते लेकिन बीजेपी से ज्यादा जीते। अगर ये गठजोड़, ये रणनीति कामयाब रही, और राजनीति में तो बड़ी होती है, तो क्या स्थिति हो सकती है बिहार में? देखिए, अगर ये रणनीति है, और अगर वो मेरे ख्याल से 50% भी काम है, तो 100% तो राजनीति में कुछ होता नहीं है, 50% भी अगर कामयाब हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी का जुलूस निकल जाएगा वहां पर। वो एनडीए में ही एक मजबूत धुरी के रूप में उभरने में नाकाम हो जाएगी। लेकिन इस ऐसी रणनीति को जमीन पर उतारने से पहले नीतीश कुमार को काफी कुछ सोचना पड़ेगा। वो नहीं सोच, अगर वो भाजपा से पिंड छुड़ाना चाहते हैं अपना, तभी वो इस प्रकार की रणनीति पर अमल करेंगे। अगर पिंड नहीं छुड़ाना चाहते हैं, तब फिर वो
कोशिश करेंगे कि ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करें और फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो। लेकिन आप बिहार में मालूम कर लीजिए, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अब तो बच्चे बच्चे के समझ में आ गया, अब ये कितना भी ड्रामा करें कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात अब चर्चा का विषय बन गई। और कोई बात राजनीति में अगर जन सामान्य में चर्चा का विषय बन जाए, तो नेता चुनाव से 10 दिन पहले कुछ भी बात कहने की कोशिश करें, नहीं, 7-8 दिन संदेह का पहले। बीज तो पड़ ही गया है नीतीश के मन हाँ, में और नीतीश के समर्थकों के मन में, खास तौर से कुर्मी वोटरों के मन में, जो नीतीश उनके सबसे बड़े नेता हैं। उनके मन में एक संदेह का बीज तो पड़ ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर पारी का अंत कर देना चाहती है। ये तो बात आपकी सही है। और एक बार जब इस प्रकार का बीज पड़ जाता है, तब फिर सभी पक्ष जो है फूंक-फूंक के कदम उठाने लगते हैं और एक-दूसरे के पैर काटने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसा हो। तो इस पर निगाह रखनी पड़ेगी कि कहाँ ऐसा घटित हो रहा है, कहाँ पे ये दांव खेला जा रहा है। क्योंकि समझ में आ जाएगा, छुपती नहीं है बात ये। बिल्कुल ठीक बात है, समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि चर्चा जब बहुत हो जाएगी। लेकिन एक बीत और बड़ी चर्चा का विषय हो रहा है। हाँ। अमित शाह को लोग कहते हैं राजनीति का चाणक्य हैं, राजनीति बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो अब तो ये बात साफ हो गई कि अमित शाह चूके हैं इस चुनाव में। नीतीश को अगर वो बयान नहीं देते कि विधायक मिलकर तय करेंगे, कोई जरूरत नहीं थी इस बयान का। तो अमित शाह की ये एक बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती है, एनडीए पर बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग अमित शाह की चाणक्य नीति पर अब सवाल उठा रहे हैं कि ये कहाँ के चाणक्य थे, तो फेल हो गए। देखिए, अमित शाह की चाणक्य नीति तो बिहार में बार-बार फेल होती रही है। आपको याद होगा कि 2015 में अमित शाह ने वहाँ पे मौर्या में बैठकर पूरा चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने ये बयान दिया था कि यहाँ पे अगर भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, ये भाषण अमित शाह का दिया हुआ था। और वहाँ पे भाजपा कितनी बुरी तरीके से चुनाव हारी थी, आपको याद होगा। उस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया था कि बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी 50-60 सीटों की पार्टी है बिहार में। और जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ जुड़ते हैं तभी वो चुनाव जीतने की स्थिति में आती है, वरना चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं आती। तो नीतीश कुमार का जो चाणक्यपन है वो तो एक तरह की बनाई हुई आभा है, नकली आभा है। जो रामलीला वगैरह में पीछे एक चक्र चला दिया जाता है, जिसमें लगने लगता है कि पीछे वो आभा मंडल घूम रहा है, मतलब उस प्रकार की आभा है। रामलीला में पैदा की गई आभा के समान है। मतलब एक्टरों के पीछे एक चक्र चलाया जाता है ना, देवताओं के जो रोल करते हैं, तो उस प्रकार की है। उसका कोई वो तो मैं तो हमेशा कई बार कहता हूँ कि बेकार में भारत के जो महान दार्शनिक थे, राजनीतिक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, कौटिल्य, ये जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें देख के बुरा लग रहा होगा कि किस व्यक्ति को उनका नाम दिया जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। जी। उधर इन सब घटनाक्रम के बाद प्रशांत किशोर की राजनीति भी अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देना, कि अगर जो नीतीश का जो नाराज़ वोट बैंक है, वो तेजस्वी की तरफ ना चला जाए, उसको प्रशांत किशोर रोक लें। मुसलमानों को ज़्यादा वोट देना, यानी इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचाना। ये रणनीति में देखिए, प्रशांत किशोर कितना मुझे कामयाब मुझे हो। क्या लग मुझे क्या लगता है, जहाँ तक मुसलमान वोटों का ताल्लुक है, मुसलमान करीब 17.5% है बिहार में। मुख्य तौर पर वो लालू यादव को मानता है। लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था जब वो राम रथ यात्रा पे निकले थे। उसके बाद से बिहार के मुसलमानों के नेता लालू यादव हो गए। अच्छा, ये 17.5% वोट जो हैं बिहार में बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ इलाकों में उनकी काफी मौजूदगी है, जैसे खासतौर से सीमांचल है। सीमांचल के इलाके में ये करीब 45 से 46% इनकी आबादी है मुसलमानों की। तो सीमांचल के इलाके में वो बहुत प्रभावी है। और इसी का लाभ उठाकर पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में 5 सीटें जीत ली थी। लेकिन सब लोग जानते हैं 5 सीटें जीतने के बाद क्या हुआ, उनके 4 एमएलए महागठबंधन में चले गए। उनके पास एक ही एमएलए रह गया। इस बार ओवैसी साहब चाहते थे कि भाई उनको उनके साथ गठजोड़ कर लिया जाए। तेजस्वी और कांग्रेस सोचा होगा कि इनके साथ गठजोड़ करने का मतलब होगा हम मान्यता दे रहे हैं कि ये बिहार के मुसलमानों के नेता है। तो उन्होंने उनके साथ गठजोड़ नहीं किया और उनके गठजोड़ करने से बीजेपी को उनके खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया पैदा करने में मदद भी मिलती। उन्होंने गठजोड़ करने से उनसे इनकार कर दिया। अब वो फिर से सीमांचल से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा बड़ी चुनौती
तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल से लड़ना है। प्रशांत किशोर, मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमान वोटरों के एंटेना के दायरे में अभी आए हैं। अभी भी सीमांचल में, अच्छा, सीमांचल का जो वोटर है उसको एक बात जरूर लग रही है। पिछली बार उसने देखा था कि अगर वो ठीक से महागठबंधन को वोट करता तो हो सकता है तेजस्वी इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे होते, उसी वक्त मुख्यमंत्री बन जाते तेजस्वी। तो मुसलमान वोटर, मुझे लगता है कि इस बार ये सोच रहा होगा कि इस बार उन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भाजपा के हाथ मजबूत हों, और भाजपा उधर इनको भी हटा देना चाहती है, नीतीश कुमार को भी हटा देना चाहती है भाजपा। तो अगर नीतीश कुमार को ही हटा दिया और अपना आदमी बैठा दिया तब तो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी कम से कम नीतीश कुमार के माध्यम से मुसलमानों के पास थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती थी बार्गेनिंग करने की। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया तो वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इस बार मुझे लगता नहीं है कि भाजपा पिछली बार की तरह असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान समर्थन देंगे वहां के। उस पूरी रणनीति के बाद राहुल गांधी के जो तेवर थे रैली के, 2 रैली में, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी के लिए फिर वो वाली भाषा इस्तेमाल करी जिससे लोग आलोचना भी करते हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी बताओ, अंबानी की शादी में कौन गया था, मोदी गया था या मैं गया था? भीड़ ने नारे लगाया कि मोदी गया था। बोले कि क्यों गया था? क्योंकि ये मोदी जो है ये आपका नहीं है, अंबानी अडानी का है। तो ये जो मैसेज उन्होंने फिर से शुरू किया कि इतना तीखा हमला मोदी जी के लिए इस भाषा में हमला करना, उससे रैली में एक जो उफान तो आया, जोश तो आया कि इस बार इससे भी ज्यादा मुझे तो मैंने पूरा भाषण सुना है राहुल गांधी का, उसका वीडियो सुना है पूरा। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा उन्होंने वो जो छठ पे जो दिल्ली में एक नकली यमुना बनाई गई थी, पाइप ला के मतलब, और उसमें घोषणा की गई थी कि मोदी जी यहाँ पे आके छठ पूजा करेंगे, स्नान करेंगे आके। फिर इन मौके पे मोदी जी हट गए, मोदी जी ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो उससे जो राजनीतिक नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को बिहार के संदर्भ में, उसका वो लोग अभी भी आकलन कर रहे होंगे कि इस गड़बड़ी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो वहां पर राहुल गांधी ने जो हमला किया है, वो मैं कहता हूं न केवल उसने घाव पर नमक छिड़का है, बल्कि राहुल गांधी ने नींबू भी निचोड़ दिया है उसके ऊपर। राहुल गांधी ने कहा है कि भाई मोदी तो ड्रामा करना जानते हैं। उन्होंने कहा इस हम वहां क्या जाए, हमारे पास तो तालाब है, यानी स्विमिंग पूल है। तो उन्होंने स्विमिंग पूल में नहाना पसंद किया बजाय इसके वहां छठ पूजा करना। उन्होंने कहा छठ पूजा से क्या मतलब है नरेंद्र मोदी को, वो तो अपने स्विमिंग पूल में नहाना पसंद किया उन्होंने। और बाकी यमुना के गंदे पानी में इसमें लोग रख जाए तो बीमार पड़ जाए, वो सब लोगों यही यही असलियत है इस सरकार की। तो वो जो हमला किया, उन्होंने कहा कि ये आदमी केवल वोट पाने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकता है। अगर वोटर उनसे कहे कि मोदी जी भाषण मत दो, डांस करके दिखाओ, तो मोदी जी मंच पर डांस करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ये सब जो राहुल गांधी ने कहा है वो निश्चित रूप से बहुत एक जबरदस्त किस्म का हमला है, और मुझे लगता है कि उनके जो डायलॉग हैं राहुल गांधी के, काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। ये जो सीन है, ये जो पूरा माहौल है, ये जो राहुल गांधी के तेवर हैं, भीड़ का उत्साह है, ये लगता है आपको कि एक तरफ ये बुझी-बुझी एनडीए की मीटिंग जिसमें नीतीश को लेके संघर्ष चल रहा है और एक तरफ राहुल गांधी के ये तेवर एक बड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं पूरे पॉलिटिक्स में, पूरे गेम में? देखिए, रैलियां अच्छी हैं, वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी को बड़ी उत्साहपूर्ण समर्थन और भीड़ मिली थी। लेकिन मुख्य लड़ाई इस बात पर है कि अति पिछड़े वोट महागठबंधन को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे सिर्फ एक ही बात दिखाई पड़ रही है कि अति पिछड़े वोट महागठबंधन को कितने मिलेंगे। अगर नहीं मिले या केवल ना के बराबर मिले तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिहार एक अलग तरह का प्रांत है। बिहार कर्नाटक नहीं है, बिहार तमिलनाडु नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। वहां पर जातियों और बिरादरियों के खाने पूरी तरीके से तय हैं। बहुत लंबे अरसे से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, इसका डर दिखाकर महागठबंधन से जो ईबीसी वोटर है वो फिरंट होता रहा है। नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से उसको साधने की कोशिश भी की है,
वरना कुर्मी वोटर तो बहुत कम संख्या में है बिहार में। नीतीश कुमार के राजनीति में टिके रहने का आधार क्या है? अति पिछड़ा वोटर, कुछ महिला वोटर और कुर्मी वोटर, यही 3 वोटर उनके आधार हैं। और इसमें केवल नीतीश कुमार खुद कुर्मी है, तो कुर्मी वोटर तो उनसे नहीं छीना जा सकता। उनसे केवल ईबीसी वोटर ही या उसका एक हिस्सा छीना जा सकता है। ये चीज राहुल गांधी ने भापी है और उन्होंने तेजस्वी यादव को समझाया है कि आप किसी तरह कोशिश करके कुछ ईबीसी वोटर हासिल कीजिए तो आप चुनाव जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे और यहाँ सरकार बन जाएगी हमारी। इसीलिए वो पूरा घोषणा पत्र तैयार किया गया है। इसीलिए पहले वो सदाकत आश्रम में संकल्प पत्र तैयार किया गया था और इसीलिए वो संविधान सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें मंच पर तमाम ईबीसी नेताओं को बैठाया गया था उसके अंदर। तो राहुल गांधी का पूरा फोकस बिहार में अति पिछड़े वोटरों के कम से कम 15 से 20% वोटरों को नीतीश कुमार की टोकरी से निकालना है। अगर वो अपने इस काम में कामयाब हो गए तो उनको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर वो कामयाब नहीं हुए तो मैं ये मानता हूं कि फिर चुनाव जीतना मुश्किल होगा। अच्छा, इस चुनाव का अगर देखा जाए, महागठबंधन अच्छा चुनाव लड़ेगा, सीटें फिर भी उसके पास सम्मानजनक आएंगी, वो सब होगा, लेकिन सत्ता नहीं प्राप्त होगी। अच्छा, इन दोनों चुनाव के जीत और हार के लंबे देश की राजनीति पे क्या असर पड़ने वाले हैं? बिहार के तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगी। देखिए, अगर महागठबंधन चुनाव जीत गया तो तेजस्वी यादव के सामने मौका होगा कि वो 1.5 साल के अंदर जो अति पिछड़ों के सशक्तिकरण की जो अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है उसकी मुहिम चलाए। अगर वो उसमें 25-30-100% कोई काम नहीं होता, 25-30% भी वो कामयाब हो गए उसको जमीन पे उतारने में, तो कमाल हो जाएगा भाई। उन्होंने कहा है कि हम हर परिवार को 1 नौकरी देंगे। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है। बिहार में 2,47,00,000 परिवार हैं, 2,47,00,000 नौकरियां कहां से आएंगी? जबकि 50 लाख से कुछ कम कर्मचारी हैं, तो अब बाकी कम से कम 2 करोड़ नौकरियां देनी है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 20 दिन के अंदर कानून बनाएंगे, इसका कानून बन जाएगा, धीरे धीरे नौकरियां देनी शुरू करेंगे। अगर इसको भी उन्होंने 100% में नहीं कह रहा हूं, इसको भी उन्होंने 40-50% लागू कर दिया तो खेल बदल जाएगा पूरी तरीके से। भाजपा कभी चुनाव नहीं जीतेगी बिहार में उसके बाद में, अगर ये वो कर पाए तो। ये बात तो सही है देश कि पर उसका असर पड़ेगा। ये घोषणा पत्र जो है वो एक नेशनल टेम्पलेट बन जाएगा। वो ऐसा टेम्पलेट होगा जो कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी चलाया जाएगा और 2029 के चुनाव में लोकसभा में भी चलाया जाएगा। भाजपा के लिए फिर पिछड़ों के वोटों को ऊंची जातियों के वोटों से जोड़ के जो समीकरण बनाती है, इस समीकरण बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बिहार का चुनाव भाजपा अगर हार गई तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए, इसके दूरगामी असर होंगे। एक आखिरी सवाल, ये जो वोट चोरी का खेल खेला था चुनाव आयोग ने, इसका कोई असर पड़ेगा? क्या लग रहा है कि ये हवा निकल जाएगी? बिल्कुल पड़ेगा। इसको मात भाई, जो नए वोट उन्होंने जोड़े हैं, जिसको जो एसआईआर के बहुत ही विशेषज्ञ आलोचक है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, वो कहते हैं कि ये भुतहा वोटर है, मतलब जो नया वोटर जोड़ा गया है, तो असर बिल्कुल पड़ेगा। और इस वोटर को मात देने के लिए महागठबंधन का जो जनाधार है उसे बहुत उत्साह के साथ वोटिंग करनी पड़ेगी, अपना मतदान प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा उसे, तब जाके वो इसको मात दे पाएगा। वरना ये भी जी, भुतुआ वोट का मतलब एक तो वोटर ये होता है कि उन्होंने पहले कहा था कि चुनाव आयोग वोटों को खा रहा है, यानी वोटों को काट रहा है। अब वो ऐसे वोटरों को जोड़ रहा है, मतलब जो कि फर्जी वोटर है, मतलब ये मतलब है। भूत टाइप के हैं, कुछ देखा नहीं किसी ने, लेकिन वोट जुड़ गए। बिहार है, जो राजनीति बातें निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये था अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।